नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। यूनिट सेकंड हमारे चल रही हैं आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, जो हमारा पेपर है उसकी। और इसके अंदर हमने छोटे प्रश्न कवर कर लिए हैं जो अति लघुत्रात्मक के रूप में आते हैं वो सभी। अब ऐसे प्रश्न जो 3 नंबर के पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ कवर करने वाले हैं। और इनको केवल आप समझिएगा, आपको ये याद नहीं रखने हैं और नहीं आपको ये रट के जाने हैं। आपको जो चीज़ बताई जाए उस पे आपको गौर करना है और उसको सुन के आप डायरेक्ट पेपर देने जा सकते हो। ये जो पीडीएफ्स होती हैं जो आप यहाँ हम पढ़ाते हैं तब देखते हैं, ये आपको निःशुल्क टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। तो इसका भी आपको ऐसा है नहीं कि आप इसको देख नहीं पाओगे, अच्छे से आप इसको देख पाना। तो छोटे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि होम स्कूलिंग के प्रवर्तक कौन थे और स्कूल के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा था। तो यदि ऐसा प्रश्न आए कि होम स्कूलिंग गृह शिक्षा के जो प्रवर्तक रहे वो थे आपके जॉन होल्ट, और जॉन होल्ट के विद्यालय के प्रति जो विचार थे वो आपको बताने हैं। जॉन होल्ट के अनुसार स्कूल की सीमा यह है कि बच्चे सीखने, समझने और रचने के अपने जन्मजात और असीम सामर्थ्य का केवल छोटा सा भाग ही स्कूलों में विकसित कर पाते हैं। यानी कि जॉन होल्ट ये मानते हैं कि विद्यार्थी की जितनी क्षमता है उसका एक छोटा सा भाग वो विद्यालय के अंदर जो है बता पाता है, वहाँ उसका विकास हो पाता है, किंतु उसकी जो सभी सीमाएं हैं, जबकि जीवन के जो प्रारंभिक 3 वर्ष हैं वे इस सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते रहे थे। जबकि जीवन के 2-3 प्रारंभिक वर्षों में वे सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते रहे थे। यानी जब वो इस घर पे थे, जब घर पे रहे होते हैं तो उनकी जो सामर्थ्य, उनके जो कौशल हैं वो उसका पूरा प्रयोग कर पा रहे थे। किंतु जैसे ही वो विद्यालय में गए तो अपनी सभी प्रतिभाओं का, स्किल्स का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण जॉन होल्ट ये मानते हैं कि स्कूलों के प्राकृतिक ढंग से सीखने को बाधित करते हैं। जो स्कूलें होती हैं वो नेचुरल रूप से सीखने को नहीं देती है। जिस माहौल, नेचुरल माहौल जो उसको घर में मिलता है, उस माहौल से बिल्कुल अलग माहौल जो है विद्यालय में मिलता है। तो इस वजह से वो उतना नहीं सीख पाते हैं। ये बच्चों के लिए सम्मानजनक, भयमुक्त, आनंदमयी वातावरण उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। विद्यालयों के अंदर जो बालक होते हैं उनको जाने में डर लग रहा है, वहाँ भय है, वहाँ उनको सीखने में आनंद नहीं मिल रहा है, वहाँ उनका सम्मान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ बालक का सम्मान नहीं है, जहाँ बालक को डर लगता हो, जहाँ बालक को कुछ भी करने से रोका टोका जाए, वहाँ आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो वहाँ बच्चे नेचुरल माहौल में सीख नहीं सकते। तो ये जॉन होल्ट मानते हैं। आगे देखते हैं उनके और क्या क्या विचार हैं। स्कूल उनके हिसाब से ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चा सीखे जो वह सबसे ज़्यादा चाहता है। जो बच्चा चाहता है वो सीखे। बल्कि ऐसा आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे को वो सिखाया जा रहा है जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं या उसके जो टीचर चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बजाय इसके जो हमें लगता है कि उसे जानना चाहिए, यानी कि हमें जो लगता है उसको वो नहीं आना चाहिए, उसको वो आना चाहिए जो उसे चाहिए। अगर बच्चा वास्तव में कुछ जानना या सीखना चाहता है तो वह उसे याद भी रखता है। जो जिस चीज़ की सीखने में उसकी रुचि है, अगर वो उस चीज़ को करता है तो वह उसे याद रख पाता है, उस ज्ञान का उपयोग कर पाता है। बच्चा जो कुछ दूसरों को खुश या शांत करने के लिए सीखता है वह उसे उस वक्त भूल जाता है, उसी वक्त भूल जाता है। यानी कि जैसे माता पिता को सेटिस्फाई करने के लिए, टीचर को खुश रखने के लिए वो चीज़ें तो कर लेता है, किंतु वो उसको परमानेंट याद नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ अधिगम नहीं हो पा रहा है, वहाँ केवल उसने कुछ सीखा और तुरंत भूल जाता है। जब खुश या शांत करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है तब वो उसे भूल जाता है। अगर छात्र कुछ नहीं सीख पाते हैं तो उन्हें उनके परिवारों को, उनकी पृष्ठभूमि को, उनके मोहल्ले को, उनके दृष्टिकोण को या उनके स्नायु तंत्र को या ऐसे ही बाहरी कारण को छात्रों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। मेन जो चीज़ है वो है उनका स्कूल। स्कूल वो जगह है जो उसे प्राकृतिक वातावरण दे, तो ही वो बालक ज़्यादा सीख पाएगा। तो ये आपके जॉन होल्ट के अनुसार स्कूल की अवधारणा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो इवान इलिच हैं, इनकी स्कूल के संबंध में क्या धारणा है। जो पहली धारणा आपको बताई वो तो जॉन होल्ट की थी, जो होम स्कूलिंग गृह शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो इवान इलिच हैं उनके अनुसार जो स्कूल हैं वो क्या होती हैं, यानी स्कूल को कैसा होना चाहिए। इलिच ने स्कूल की इस अवधारणा में व्यक्त किया है कि स्कूल आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप है, यानी कि एक तरह से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य ये करता है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था भी अन्य संस्थाओं की तरह एक औद्योगिक समाज का ही प्रतिफल है। समाज का औद्योगिकरण जब हुआ
तो शिक्षा जो है उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, और शिक्षा की आवश्यकता हुई तो शिक्षकों की भी आवश्यकता हुई। शिक्षकों को वेतन चाहिए होता है और उसी वेतन के फलस्वरूप वो शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो है आर्थिकता जो है, आर्थिक व्यवस्था व्यवस्था का जो है आपको देखने को मिलता है। उन्होंने माना कि जिस प्रकार कारखानों में बिकाऊ चीजें या जिस जीन्स बनती हैं, उसी तरह स्कूल में ज्ञान उत्पादित होता है, यानी ज्ञान बनता है, जिसमें शिक्षक व स्कूल की व्यवस्था उत्पादन करता है। शिक्षक जो हैं और जो स्कूल हैं दोनों तो उत्पादन करता है, प्रोडक्ट बनाते हैं, और विद्यार्थी उनके उपभोक्ता हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ज्ञान का निर्माण एक यांत्रिक प्रक्रिया है, यानी मशीन प्रक्रिया है। मशीन की तरह संपूर्ण व्यवस्था औद्योगिक स्वरूप को सुदृढ़ बनाती है। आज जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उस पैसों से जो है कहीं ना कहीं देश को या राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग मिल पा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था में सीखना मानवीय व्यक्तिगत इच्छा न होकर औद्योगिक व्यवस्था के अनुसार होता है। आज नौकरी लगने की इच्छा क्यों है? क्योंकि व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है, अच्छी समाज में अच्छी स्थिति, अच्छा स्टेटस पाना चाहता है। तो ये भी एक कारण है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अच्छा स्टेटस पाने के लिए भी जो है नौकरी यानी पैसे की तरफ भागता है आदमी। और जरूरी नहीं कि सम्मान, सम्मान तो जो है समाज में अच्छे काम करने वाले को भी मिलता है, किंतु वो अच्छा काम करने वाला जरूरी नहीं कि उसको नौकरी मिले या आर्थिक रूप से वो संपन्न हो। इसमें छात्र, उसकी जिज्ञासा, वो अपनी सीखने की प्रक्रिया, आवश्यकता, रुचि, मानवीय संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। ये जो तंत्र स्थापित हुआ है स्कूल का, विद्यालय का, वो इवान इलिच के अनुसार कहना है कि जो छात्र हैं उसकी उसकी जिज्ञासा, उसके सीखने की प्रक्रिया, उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि, मानवीय संवेदनाओं की इसके अंदर कोई भूमिका, कोई स्थान नहीं है। इलिच ने यह कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का स्वभाव व्यक्तिगत विकास में सहायक नहीं बल्कि उसके औद्योगिक समाज का हिस्सा बनाने का संस्थागत प्रयास है। उसको सेल्फ जो है उसका डेवलपमेंट करने से ज़्यादा उसको बिजनेस जो है उस हिसाब से उसको समाज में डेवलप किया जा रहा है, जो ताकि वो आगे जाके उसको बिजनेस कर सके, वो उससे आर्थिक रूप से पैसे कमा सके, ऐसा कुछ बनाया जा रहा है। वे कहते हैं कि स्कूल में होकर छात्र ज्ञान की प्राप्ति को शिक्षण में, विद्या प्राप्त करने में, कक्षा पास करने में, क्षमता हासिल करने में, डिग्री सर्टिफिकेट लेने में और कुछ नया कह पाने की योग्यता को वाक्चातुर्य बनाने में भ्रमित कर देता है। जब वो विद्यालय में जा रहा है तो उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा जाता है, विद्या प्राप्त करने को, कक्षा में पास करने को, डिग्री हासिल करने को, सर्टिफिकेट लेने को, कुछ नया करने को। तो ऐसी जो है बातें उसके सामने प्रकट की जाती है, उसका भ्रम में डाला जा रहा है। वास्तव में हम स्वाभाविक रूप से जीवन में काम करते हुए सतत सीखते हैं। स्वाभाविक यानी कि नेचुरल रूप से हम सतत सीखते हैं, जैसा कि जॉन वोल्टर ने कहा। किंतु ये एक सा आर्थिक तंत्र बन गया है स्कूली शिक्षा कि जहाँ भ्रम पैदा किया जा रहा है विद्यार्थियों के अंदर कि ये करना है, वो करना है, इसे ये वो है। जो स्वाभाविक रूप से सीखना है वो उसको नहीं हो पा रहा है। केवल स्कूल की कक्षाओं में नहीं, स्कूल के प्रभाव में नहीं, बाकी सब जगह ये चीज़ें हो पा रही हैं। आगे देखते हैं इलिच ने वर्तमान शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो इलिच जब वर्तमान शिक्षा पर आक्रमण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं और उनकी व्यवस्था जो है वो शिक्षा को जो है नियंत्रित कर पा रही हैं। जो कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनका शिक्षा के माध्यम से पोषण होता है। राजनेता जो हैं, राजनीति के बारे में लोग कहाँ से जानेंगे जब किसी किताब में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है। तो ये जो है इनका पोषण उसी शिक्षा के माध्यम से हो पा रहा है। शिक्षा न केवल इन संस्थाओं का आवश्यक अंग है बल्कि शिक्षा के द्वारा ही वर्तमान में सभी संस्थाएं अपना अस्तित्व जो है बनाए रखने का प्रयास करती हैं। इवान इलिच ने शिक्षा व्यवस्था को उद्योग, चिकित्सा, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं का पूर्णतः उन्मूलन करने की वकालत की है कि इनको जो है इनसे दूर रखा जाए। वे कहते हैं कि स्कूलों द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा संभव ही नहीं है, सभी को शिक्षा देना संभव नहीं है। वह उन वैकल्पिक संस्थाओं से भी संभव नहीं होगी जो वर्तमान स्कूलों के आधार पर बने हो। यानी कि अगर हम उनको विकल्प दे दे सीखने के तो भी जो हैं वो सही सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उनका आशय ये है कि किसी भी तरह का स्कूल सभी बच्चों की वास्तविक ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता है और उसके अनुरूप उनको शिक्षा नहीं दी जा सकती। अतः वह कुछ ही बच्चों के लिए सार्थक होगी और बाकी सबके लिए नहीं है, उनके लिए निरर्थक हैं। यानी आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है वो भी विद्यार्थी को सब कुछ नहीं सिखा सकती। इस प्रणाली में भी कुछ कमियां ये हैं कि ये कुछ ही बच्चों के लिए सार्थक है, बाकी सबके लिए नहीं है। जैसे आजकल नौकरी का ज़माना है
तो नौकरी की वजह से सब बच्चे नौकरी नहीं लग पाते और सबका बौद्धिक विकास भी उतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी जो है सब तरह की यानी सार्वजनिक शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा देने में असफल रही है। अगला देखते हैं कि सीखने के बारे में जॉन होल्ट क्या अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो जॉन होल्ट कहते हैं कि जॉन होल्ट के अनुसार सीखना शब्द जो है शेष जीवन से कोई अलग बात है। इसमें एक और आम गलतफहमी यह छिपी जाती है कि सीखना और करना दो अलग अलग बातें हैं। उनके अनुसार जो भी हम काम करते हैं और सीखना दोनों अलग अलग बातें हैं, ऐसा नहीं है। स्कूल में पढ़ा हर व्यक्ति ये मानने लगता है कि यदि कोई भी महत्वपूर्ण बात सीखनी है तो स्कूल जाना पड़ेगा और शिक्षक ढूंढना पड़ेगा जो उसे ये बताएगा कि यह प्रक्रिया उबाऊ और कष्टदायी होगी, शायद वो सीख नहीं पाएगा। यानी कि शिक्षक उनको ये भ्रमित कर रहे हैं कि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। यानी जो शिक्षा स्कूल में दी जा रही है उसके बिना कुछ नहीं है। तो विद्यालय के बिना भी जो है प्राकृतिक रूप से सीखना हो सकता है। तो सीखने के बारे में जॉन होल्ट का सामान्य मानना है कि सीखना कोई जीवन से अलग बात नहीं है। सीखना और कोई भी कार्य करना दोनों एक ही बात है। कार्य करते करते सीखना, सीखते सीखते कार्य करना, यही आपके जीवन में अधिगम का सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है। जॉन होल्ट सीखने के बारे में जो गलतफहमियां समाज में व्याप्त है उनके बारे में बताते हैं। उनका खंडन करते हुए कहते हैं कि वे जो कुछ भी जानता है उनमें से अधिकांश उन्होंने स्कूल में नहीं सीखा है। यानी कि उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा वो उसके स्कूल में नहीं सिखाया गया था, क्योंकि उसके जीवन की परिस्थितियां कुछ और थी और उसके स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये सब उन्होंने उस स्थितियों में भी नहीं सीखा है जिन्हें लोग सीखने की स्थितियां कहते हैं। यानी कि लोग जिसे सीखना कह रहे थे या स्कूल में जाकर जो सीखने को कह रहे थे वो वैसा भी नहीं था जो उनके जीवन में हुआ। उन्होंने संगीत रचना के बारे में जो कुछ सीखा है वह रिहर्सल यानी कि अभ्यास एवं कार्यक्रमों में जा जाके सीखा है। उन्होंने संगीत के बारे में जितना भी सीखा है वो उनको कहीं से सीखने को नहीं मिला। उन्होंने खुद ने रिहर्सल किया, अभ्यास किया और कार्यक्रम प्रोग्राम में जा जाके जो उन्होंने अभ्यास करने से सीख लिया। मगर वे वहाँ संगीत के बारे में सीखने नहीं जाते थे। यानी स्कूलों में जब जाके जाके उन्होंने संगीत नहीं सीखा, म्यूजिक नहीं सीखा, उन्होंने रिहर्सल करके उसे सीखा। वे तो यहाँ इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ जो कुछ देखने सुनते हैं वह उन्हें अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय उनको देखना जाना अच्छा लगता है इसलिए वो गए। अन्य देशों और अपने देश के अन्य इलाकों की यात्राओं के दौरान उन्होंने उन जगहों के बारे में कुछ सीखा है, मगर वहाँ सीखने नहीं, लोगों से उनके विचार जानने, उनकी बातें जानने के लिए वो जाते थे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। गृह शिक्षा यानी जो होम स्कूलिंग है उसके बारे में जॉन होल्ट के विचार। तो आपका जो पहला प्रश्न है जो भी मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताया था कि होम स्कूलिंग के प्रवर्तक कौन है, जॉन होल्ट, और होम स्कूलिंग के बारे में उनका विचार क्या है, तो ये वही बात है। आप इसको एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हो। तो इस वाले प्रश्न जो हैं, यहाँ जो प्रश्न है कि सीखने के बारे में यानी जो गृह शिक्षा है उसके बारे में जॉन होल्ट के क्या विचार हैं, तो आप उसे वैसा का वैसा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुशासन और शिक्षा के बारे में इवान इलिच ने क्या कहा है कि अनुशासन क्या है और शिक्षा किस प्रकार से इसको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। 2-3 साल लगातार ये पूछा जा चुका है तो इसके चांसेस हैं कि आ जाए। तो एक एक करके देखते हैं कि अनुशासन क्या होता है। इलिच के अनुसार विद्यार्थी में स्नेह के माध्यम से अनुशासन विकसित किया जा सकता है। यानी विद्यार्थियों को कड़ाई से नहीं, कड़ाई का मतलब होता है कि उनको जोर से नहीं या उनको डांट कर उनको अनुशासन में नहीं करना है, उनको स्नेह से, प्रेम से जो है अनुशासन सिखाया जा सकता है। विद्यार्थी के साथ शिक्षक का संबंध ऐसा ही होना चाहिए जिसके कारण वो उसके अंदर जो है आंतरिक अनुशासन हो। यानी कि अनुशासन तो रहे वो, किंतु उसके अंदर से अनुशासन आए, वो किसी के कहने या बाहरी दिखावे से अनुशासन में न रहे। अब शिक्षा के बारे में देखते हैं। इवान इलिच सभी यानी हर वर्ग को ये अधिकार देते हैं, शिक्षा का अधिकार देते हैं कि वे अपने तरीके से अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके। ऐसा नहीं हो कि राजनीतिक संस्थाएं या जो शिक्षा पर आधारित संस्थाएं हैं वो उनको वैसी शिक्षा दे जो जैसा वो चाहते हैं, जो व्यक्ति को अच्छा लगे वो शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अगला है शिक्षण विधि। इलिच ने ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने को कहा है जो सीखने के लिए सहज, सरल और सरस हो, अर्थात सीखने की क्रिया को व्यवहारिक बनाए, यांत्रिक न बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या मजदूरों के बच्चों के लिए भी कोई शिक्षा का वैकल्पिक उद्देश्य होना चाहिए। तो मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा का वैकल्पिक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। जीवन की विपरीत परिस्थितियों अभावों में उनका जीवन होता है। इनके लिए बचपन के मायने
सामान्य बालकों से अलग होते हैं। इन्हें जटिल परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। इनके लिए शिक्षा सामान्य बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इनकी शिक्षा में सामान्य उद्देश्यों के साथ वैकल्पिक उद्देश्य भी होना चाहिए। इन्हें वो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो वैकल्पिक शिक्षा में हो, जिसकी सहायता से वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सके। उनको ऐसा न लगे कि हम मूल धारा से अलग हो रहे हैं। इनकी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो पाए, जिनके मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से वो फिट रहें। इन्हें शिक्षा के माध्यम से कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग दे, ताकि उनके जीवन में वो आगे बढ़ सकें। इसकी सहायता से वे अपनी शिक्षा को जारी रख सकेंगे और पार्ट टाइम काम भी कर सकेंगे, यानी कि आर्थिक रूप से भी कार्य कर सकेंगे और शैक्षिक रूप से भी उन्नति कर पाएंगे। तो इस शिक्षा को जो है मजदूरों के लिए दी जाना चाहिए। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि ग्रामर शालाएं जो हैं उनको ग्रामर शालाएं क्यों कहा गया। तो आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि तो एक बार वापस बता देता हूँ कि ग्रामीण विद्यालय जो है उनकी स्थापना 16वीं सदी से या उनकी शुरुआत 16वीं सदी से मानी जाती है। उस समय उच्च शिक्षा का आशय ग्रीक व लैटिन भाषा और उसके साहित्य को पढ़ना होता था। इसमें बोलकर वो याद की हुई यानी रटने पर आधारित ये प्रणाली थी। एक तरह से तैयारी करवाने का, यह पढ़ने की तैयारी करवाने का एक तरीका था। इसमें पढ़ाई रटंत विधि से हो रही थी। सामान्य वाक्य स्वयं लिखने से भी बच्चों को, ये जो सामान्य वाक्य हैं वो स्वयं लिखने में भी बच्चों को कई साल लग जाते थे, क्योंकि उनके ऊपर प्रणाली एक थोपी जा रही थी जिनमें रटंत विद्या है, जिससे वो स्वयं कुछ विचार उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। व्याकरण सीखने में बच्चों को बहुत समय लग रहा था। 7वीं या 8वीं कक्षा तक आके वो ये चीज़ कर पा रहे थे, यानी जो काम दूसरी तीसरी या चौथी क्लास में होना चाहिए वो 7वीं 8वीं में करके कर पा रहे थे। बच्चों पर प्रधानाध्यापक का बहुत ज़्यादा डर या भय बना होता था। चूंकि इनमें ग्रीक व लैटिन व्याकरण सीखने पे जोर था, तो इनको ग्रामर शालाएं यानी कि व्याकरण सीखने वाली शालाएं कहा गया। इनके वित्तीय और इनका जो प्रबंध मैनेजमेंट होता था, उनकी कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं थी जो ऊपर से यानी बड़े लोगों से कंट्रोल की जा रही थी, जो अभिजात्य लोग होते थे। तो इसलिए इनको ग्रामर शालाएं कहा गया, क्योंकि इनको जो है इनके अंदर लैटिन और ग्रीक भाषाओं के व्याकरण सीखने को जोर दिया जा रहा था। तो यहाँ तक आप आंसर लिख के आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा एक वीडियो हम कल बनाएंगे जिसमें इस यूनिट के बड़े प्रश्नों को कवर कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निम्नात्मक प्रश्नों के जो 3 वीडियो पूरे देख लोगे या देख लिए हैं, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका पेपर अच्छा ज़रूर जाएगा।